दोस्तों 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष ने क्या कहा था? मोदी कमजोर हो गए। अब सरकार बैसाखियों के सहारों पर चलेगी। 240 सीटों वाली बीजेपी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन आज 2026 में तस्वीर क्या है? पूरा विपक्ष टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकते हैं। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम उस बड़े राजनीतिक भूचाल की भी बात करेंगे, क्योंकि खबर सिर्फ 40 सांसदों की नहीं है। खबर उस डर की है जो विपक्ष के अंदर बैठ चुका है। खबर उस विश्वास की है जो देश की जनता ने मोदी के नेतृत्व पर फिर से जताया है। और खबर उस राजनीतिक सुनामी की है जो आने वाले समय में भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरी तरीके से पूरे भारत का नक्शा बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिख करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी अकेले बहुमत तक पहुंच सकेगी। मैं हूं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, एक बात समझना सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। बहुमत के लिए चाहिए थी 272 सीटें, यानी आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी अकेली बहुमत से दूर थी। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, राजनीति से चलती है, माहौल से चलती है, विश्वास से चलती है और सत्ता के भविष्य से चलती है। और आज देश में जो माहौल है वो साफ कह रहा है कि विपक्ष को अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार गिरती हुई नहीं बल्कि पहले से और ज्यादा मजबूत दिख रही है। 2024 के बाद विपक्ष ने एक भ्रम पाल लिया। उन्हें लगा कि एनडीए बिखर जाएगा, सहयोगी दल उसके दबाव में बनाएंगे, सरकार फैसले नहीं ले पाएगी, मोदी जी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए, विदेश नीति में आक्रामक रुख दिखाया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज किए, राज्यों में चुनावी जीत दर्ज की और विपक्ष के गढ़ों में सेंध लगानी शुरू कर दी। यहीं से विपक्ष के अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि सांसद सबसे पहले हवा पहचानते हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि 2029 में अगर मोदी फिर लौटे तो विपक्ष की कई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति की, तमिलनाडु की डीएमके, जो वर्षों तक कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी मानी जाती थी। अब उसी डीएमके के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में अलग बैठने की मांग, कांग्रेस से नाराजगी और राजनीतिक दूरी, ये सिर्फ सीट बदलने की बात नहीं होती है। दिल्ली की राजनीति में कौन किसके साथ बैठता है ये आने वाले समीकरणों का संकेत माना जाता है साथियों। और जब तक कोई दल अचानक दूरी बनाने लगे तो समझिए कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। डीएमके के पास कुल 22 लोकसभा सांसद हैं, 8 राज्यसभा सांसद हैं, यानी संख्या छोटी नहीं है। अब सवाल उठता है कि डीएमके पूरी तरह एनडीए में आएगी? अभी शायद नहीं, लेकिन क्या भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखा जा रहा है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां कभी ममता बनर्जी को अजेय माना जाता था, आज वही तृणमूल कांग्रेस के अंदर बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से नाराजगी दिखा रहे हैं। महिला सांसदों के विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा मिलने के बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, जब नेता भविष्य सुरक्षित नहीं देखता है अपना, तो वह नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर देता है। और बीजेपी आज बंगाल में सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एक वैकल्पिक शक्ति बन चुकी है। यही कारण है कि टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार चर्चा में बनी रही है। महाराष्ट्र की राजनीति तो वैसे भी देश की सबसे तेज बदलने वाली राजनीति मानी जाती है। कल जो साथ था वो आज विरोध में होता है, आज जो विरोध में है कल वो सरकार में शामिल हो सकता है। शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे गुट, दोनों के कई नेताओं को लेकर लगातार अटकलें लगती रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सत्ता का आकर्षण। क्योंकि भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच ये है कि नेता विपक्ष में रहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अब यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इतने नेता बीजेपी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या सिर्फ सत्ता? नहीं, इसके पीछे एक और कारण है। मोदी जी की स्थिरता।
देखिए, तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता और 240 सीटों के बाद भी उसी आत्मविश्वास से सरकार चला लेना, ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक ने कह दिया कि उन्हें लगता था कि सरकार कमजोर होगी। पहले 302 थे, अब 240 हो गए, लेकिन व्यवहार में कोई कमजोरी नहीं दिखाई दी। यहीं से विपक्ष के अंदर मनोवैज्ञानिक हार शुरू हो गई। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान संशोधन के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। यहीं पर बीजेपी को सहयोगी दलों और संभावित नए साथियों की जरूरत पड़ सकती है। महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, बड़े संवैधानिक बदलाव, इन सब के लिए सिर्फ एनडीए का मौजूदा गणित काफी नहीं पड़ता। इसलिए राजनीति में नए रिश्तों की चर्चा बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 40 सांसद बीजेपी में आने को तैयार है? देखिए, राजनीति में अफवाह, संभावना और रणनीति तीनों साथ चलते हैं। हर खबर तुरंत सच तो नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि कई क्षेत्रीय दल दबाव में है, कई नेताओं का भविष्य अनिश्चित है और बीजेपी लगातार विस्तार की राजनीति कर रही है। इसलिए यह संभावना पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती कि भविष्य में बड़े राजनीतिक बदलाव दिखे। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह जी का असली लक्ष्य सिर्फ सरकार चलाना नहीं है। उनका लक्ष्य है लंबे समय तक स्थिर शासन। उनका लक्ष्य है विपक्ष को वैचारिक चुनौती। उनका लक्ष्य है राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी को नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस बनाना, यानी ऐसी पार्टी जिसके बिना सत्ता की कल्पना ही मुश्किल हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है मेरे साथियों। दोस्तों, 2024 में लोगों ने कहा था कि मोदी खत्म, लेकिन 2026 आते आते चर्चा क्या हो रही है, कौन कौन बीजेपी में आएगा। यही राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन है साथियों, और यही कारण है कि विपक्ष के कई नेता बेचैन दिखाई देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी सच में अपने दम पर बहुमत तक पहुंचेगी या फिर गठबंधन की राजनीति का नया अध्याय फिर से लिखा जाएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाला समय कैसा है, हो सकता है, क्या पार्टियां टूट सकती हैं, बड़े बड़े दल जैसे टीएमसी, डीएमके ये टूट सकती है, क्या मोदी 3.0 और ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपका अपना पुनीत और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। जय हिंद, वंदे मातरम।